पाकिस्तान ने दोहा मुआहदे पर अमल दरामद शुरू कर दिया और अफगानिस्तान के साथ तजारत बहाल करने के लिए इकदाम हो रहे हैं। कल चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान में खड़े खाली ट्रक्स को आने की इजाज़त दी गई है और अगले चंद रोज़ में कस्टम्स, इमिग्रेशन और सिक्योरिटी हुक्काम मरहलावार सरहदी चेक पॉइंट्स पर इंतजाम संभाल लेंगे, जिसके बाद अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगा। तो अफगानिस्तान से हमारा बुनियादी मुतालबा एक है कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल मत हो और हमारे यहाँ दरअंदाजी का सिलसिला बंद कराया जाए। अब ये अफगान तालिबान पे है कि वो अपने मुल्क में मौजूद खारजी और हिंदुस्तानी फितने को किस तरह कंट्रोल करते हैं। अफगान तालिबान को भी भारत की मिसाल से इबरत हासिल कर लेनी चाहिए। भारत इस पूरे खिते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा, सबसे पुराना सरपरस्त है। भारत ने जिस तरह आज अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क खड़ा रखा है, ठीक इसी तरह इसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए कनाडा में किराए के कातलों का एक नेटवर्क बनाया हुआ है। हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल और कपिल शर्मा के कैफे में फायरिंग के वाकयात उसकी जिंदा मिसालें हैं और रॉ की इन्हीं हरकतों की सबब आज कनाडा में भारतीय हाई कमीशन की जान को खतरा है और वो बेचारा सिक्योरिटी के बगैर अपने घर से बाहर निकल ही नहीं सकता। सुने जरा भारतीय हाई कमिश्नर दिनेश पाठक एक कैनेडियन चैनल को इंटरव्यू देते हुए किस तरह मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। Is Canada safe for Indians here? Is Canada safe from itself? Because Canada cannot look at this situation as an Indian problem. It's a Canadian problem. There are Canadians who are creating this problem. मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया में इंडियन शहरियों को नफरत का सामना है। क्यों है? अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय शहरी गैर महफूज क्यों है और क्यों मगरबी ममालिकों ने कान से पकड़कर वापस भिजवा रहे हैं? इस नफरत का सबसे बड़ा सबब घर में घुसकर मारने की वो पॉलिसी है जो मोदी ने अपनी कौम को दी है और आज उसी नारे की बदौलत दुनिया का कोई महज़ब मुल्क अपनी सरजमीन पर भारतीय शहरियों का वजूद बर्दाश्त नहीं कर रहा। इस तौहीन आमेज सलूक के बावजूद भारत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करने को आमादा नहीं है, बल्कि इसने बिला जवाब म्यांमार में ड्रोन हमले करके दर्जनों लोगों को खून में नहला दिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इस हमले में मुसल्लह ग्रुप्स को निशाना बनाया गया जिन्होंने चंद हफ्ते पहले मणिपुर में असम राइफल्स के एहलकारों को मौत के घाट उतारा था। अब भारत की बदनीयती का अंदाजा इस बात से लगा लें कि एक तरफ रॉ के हमायत याफ्ता सोशल मीडिया अकाउंट्स उस खूनी ड्रोन हमले को कौम के लिए दिवाली का तोहफा करार दे रहे हैं और दूसरी तरफ शैतान मोदी फौजी वर्दी पहनकर INS विक्रांत पर खड़ा होकर पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की धमकियां दे रहा है। सुने जरा इस कमीने की गीदड़ बकियां। विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। मुझे नहीं पता कि शैतान मोदी फौजी वर्दी पहन के क्या साबित करना चाहता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जिस INS विक्रांत पर यह खड़ा है, इसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक बहरिया के जवानों ने लॉक कर लिया था और विक्रांत के हमले को जो ही लॉक होने का सिग्नल मिला, उन्हें पता चल गया किसी वक्त भी मौत इन पर कहर बनकर टूट सकती है। उस बाद ये लोग दुम दबाकर मुंबई की तरफ भाग गए, वरना विक्रांत का असर राफेल तैयारों से भी बुरा होना था, क्योंकि इंडिया ने राफेल तैयारों का मलबा तो जैसे तैसे छुपा लिया। खुले समुद्र में बहरी बेड़े का मलबा कैसे छुपाते? मोदी को शायद पता नहीं है कि विक्रांत पर मौजूद लड़ाका तैयार है। भारत का दिफा तो एक तरफ खुद विक्रांत को भी हमले से नहीं बचा सकते। भारत में अगर कोई शख्स विक्रांत को नाकाबिल तस्कीर समझने की गलतफहमी में मुब्तला है तो उसे पाक बहरिया के वाइस एडमिरल फसी खान की गुफ्तगू सुन लेनी चाहिए, उसे अपने विक्रांत की औकात का पता चल जाएगा। Carrier, the Western carrier, there's a huge difference. This is an aircraft carrier which essentially served with 8 to 12 MiG-29s, which was barely essential to carry out its own air defense. पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने मई में जिस तरह भारतीय सेना को चारों शान निश्चित किया, उनके एयर बेसेस उड़ाए, उनका एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद किया, उनकी 20 चौकियां कब्जे में ली, उनके 7 लड़ाका तैयारे मार गिराए, हत्ता कि इंडिया को अपनी एयरफोर्स तक ग्राउंड करने पर मजबूर कर दिया। इस इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत को अपनी अस्करी ताकत का बड़े अच्छे से अंदाजा हो गया। इसलिए शैतान मोदी ने अब एक नया बयानिया खड़े करने की कोशिश की है। ये फौजी वर्दी पहनना या आए रोज पाकिस्तान को धमकाना, बात बात पर ऑपरेशन सिंदूर की झूठी दास्तानें सुनाना, मकसद सिर्फ यह है कि अपनी कौम को ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है भारत बड़ा महान और नाकाबिल तस्खीर है। अब भारत की क़यादत इस वक्त महफूज हाथों में है। इनकी जुर्रत देखें, जिससे उन्होंने मई में कराची, सियालकोट और लाहौर फतह करने के झूठे दावे किए थे, ठीक इसी तरह ये लोग अब दावा कर रहे हैं कि चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी, इसलिए भारत ने तुर्की से बदला लेकर हिसाब बराबर कर दिया। तो आपको याद होगा सितंबर में मैंने आपको खबर दी थी कि भारतीय नेवी यूनान के साथ बहरी मशकें कर रही है। मैंने आपको ये भी बताया था इन मशकों की आड़ में इंडियन नेवी ने तुर्की की हदूद में जाकर छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, लेकिन तुर्क बहरिया ने फौरन कार्रवाई की, उनको अपनी हदूद से बाहर निकाल दिया। और इस वाक़े के 1 महीने के बाद भारतीय सेना के रिटायर्ड जनरल बख्शी ने अपनी कौम को एक नया झूठ सुनाना शुरू कर दिया। सुने जरा ये लोग किस ढिठाई के साथ हर महाज पर फतह हासिल करने का एक झूठा बयानिया गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। One cyber attack, the entire pipeline communications of the Turkish oil pipelines were down, electrical grids over Ankara were down, the communications of the 3 Turkish ships prowling around the INS Sikand were down, were jammed. They were out of control, and these 3 ships pulled away. These 3 ships pulled away. Turkey made a lot of noises, but the Russians have supported India. They said they will help resupply our ships there in the Mediterranean.
and their aircraft have flown over, right? And Israel has supported India. Greece, of course, was doing a joint. तो आपने जलबख्शी की डींगे सुनी है। यकीन माने जैसा पिछली मई में हम हैरान थे ना कि भारत ने कराची, लाहौर और सियालकोट को कब फतह किया, इसी तरह अक्टूबर में तुर्की भी हैरान और परेशान है कि भारत ने इसके सारे के सारे ग्रिड स्टेशन कब हैक किया और इंटरनेट कहाँ बंद किया। तुर्की को शायद इस बात का अंदाज़ा ही नहीं कि भारत के हमले इसी तरह के होते हैं। जब कोई हमला करता है तो शहर के शहर फतह कर लेता है और वहाँ के रहने वालों को पता तक नहीं चलता कि इनके शहर पर भारतीय कब्जा हो चुका है। तुर्की शायद इस बात से भी लाइल्म है कि ऐसे तमाम हमले भारतीय टेलीविजन चैनल्स की स्टूडियोज़ में प्राइम टाइम के दौरान तैयार किए जाते हैं। भारतीय एंकर्स अपने मनपसंद मेहमानों को बिठाकर रोज़ाना एक नया महाज फतह करते हैं और अगले रोज़ उनको ये भी नहीं याद रहता कि कल क्या कह रहे थे और आज क्या कह रहे हैं। भारत को, भारतीय सेना को, भारतीय मीडिया को मेरा एक मशवरा है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अवाम में सिर्फ वो बयानिया मकबूल होता है जिसकी बुनियाद सच पर रखी गई हो। आप झूठ की बिसाखियों के सहारे कोई बयानिया तो खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं, उसे मकबूल आम नहीं बना सकते। पाकिस्तान ने भी हाल ही में खुद से 5 गुना बड़ी ताकत को शिकस्त दी है, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी कोई गैर ज़रूरी दावा नहीं किया, कोई झूठा बयानिया करने की कोशिश नहीं की। जो सच था वही कौम के सामने रखा और वही दुनिया को भी बताया। यही वजह है कि आज आलमी बरादरी में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हो रहा है। पाकिस्तान की इस गैर मामूली फतह का एतराफ़ भारत के अपने दिफाई तजियाकार भी करते हैं और पाकिस्तान की तारीफ़ें करते नहीं थकते। मैं आपको भारतीय तजियाकार चांद मल्होत्रा की गुफ्तगू सुनवाता हूँ। सुने जरा वो किस तरह मोदी सरकार को शर्म दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो उनके साथ में चाइना भी लग गया, साउथ कोरिया भी है, ईरान भी है, रशिया भी उसी ग्रुपिंग में है। ये जो 5 देशों की ग्रुपिंग है, उसमें आप भूलिए मत कि पाकिस्तान इज अ वाइटल प्लेयर इन दिस गेम। ये इनके अंदर में सबसे बड़ा जज्बा है। आईएसआई में, पाकिस्तान आर्मी में और पाकिस्तान की डीप स्टेट, दे बिलीव दे आर अमंग द मोस्ट केपेबल पीपल इन द वर्ल्ड। भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम की बदौलत पूरी दुनिया आज उससे नाराज़ है। भारत के इत्तेहादी से मुंह फेर रहे हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बहुत जल्द दोबारा सऊदी अरेबिया के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। पिछले दौरे में शहबाज शरीफ ने सऊदी अरेबिया के साथ दिफाई मुआहदा किया था। इस दौरे पर सऊदी अरेबिया से सरमायाकारी लाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश ने भारत के साथ 10 मुआहदे मनसूख कर दिए। इन मनसूख शुदा मुआहदों में 2 दिफाई मुआहदे भी शामिल हैं। तीसरी अहम खबर यह है कि पाकिस्तान और अज़रबैजान की दोस्ती एक नए मोड़ में दाखिल हो चुकी है।